नमस्कार। न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। प्रधानमंत्री मोदी का नया चैलेंज। उधर चीन से दोस्ती की बात आगे बढ़ रही है, इधर नेपाल में श्रीलंका जैसी आगजनी और बवाल क्यों हो गया सड़क पर। आगजनी, तोड़फोड़, पथराव, फायरिंग, नेपाल की संसद में गोलियां चल गई भाई। पड़ोसी नेपाल में आग कौन लगा रहा, आज इसके बारे में बात होगी। अमेरिका वर्सेस चीन का बवाल, लेकिन जल रहा नेपाल। अब मोदी ही हिंदू राष्ट्र रहे नेपाल में आग बुझवाएंगे क्या। राहुल चल दिए छुट्टी मनाने, इधर पीएम मोदी ने देश का पैसा लूटने वालों की छुट्टी करने वाला धमाका कौन सा कर दिया। किस मीटिंग में सबसे पिछली लाइन में जाकर बैठ गए पीएम मोदी। कल के चुनाव में खेला होगा क्या। साथ ही बात होगी भिखारी पाकिस्तान का नया संकट। ट्रंप को पाकिस्तान बेचने के बाद मुनीर तो बीवी बच्चों को अमेरिका भेजने वाला है क्या। मुनीर ट्रंप की वो सीक्रेट डील जिसकी वजह से चीन ने पाकिस्तान को धकिया दिया है क्या, आज इसके बारे में भी बात होगी। और 15 दिन के बच्चे को फ्रिज में रखकर सोने क्यों चली गई मां, वो खबर जो पैरों तले जमीन खींच लेगी। एसी में अचानक ऐसा ब्लास्ट कैसे हुआ कि रात को सोया परिवार सुबह उठ ही ना सका, आज ये खबर भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कटौती कर दी है। पहले की बीजेपी सरकार ने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई थी, लेकिन इस फैसले को कांग्रेस सरकार ने वापस ले लिया और 10,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 5 से 15,000 रुपए की कटौती की। बीजेपी ने हिमाचल सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए और कांग्रेस सरकार को कर्मचारी विरोधी बताया। कश्मीर के कुलगाम में सेना ने एक आतंकी को मार गिराया है। मारे गए आतंकवादी की पहचान शोपियां के रहने वाले आमिर अहमद डार के तौर पर हुई। वो लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ था और सितंबर 2023 से एक्टिव था। पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से जारी 14 आतंकवादियों की लिस्ट में यह आतंकी भी शामिल था। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर डेयरी फार्म के पास आज बुलडोजर एक्शन हुआ है। एक मंदिर के चारों तरफ अवैध तरीके से जो बनी हुई 15 दुकानें थीं, एक हॉल था, उसको हाईकोर्ट के आदेश पर तोड़ दिया गया। विरोध की आशंका को देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी तैनात रहे। कर्नाटक के मांड्या में गणपति विसर्जन के दौरान पथराव के विरोध में आज हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने जुलूस पर पथराव करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। रविवार की रात जब गणपति विसर्जन का जुलूस एक मस्जिद के पास से गुजर रहा था तो कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। पथराव में 8 लोग घायल हुए, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली में लाल किले के सामने पार्क से चोरी हुए 1 करोड़ के कलश के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह चोरी 15 अगस्त को हुई थी। पुलिस ने आरोपी को यूपी के हापुड़ से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने लाल किले के सामने जैन समाज के कार्यक्रम से यह कलश चोरी किया था, जिसमें 760 ग्राम सोना और 150 ग्राम हीरा, पन्ना और माणिक जड़े हुए। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। पीएम मोदी का नया चैलेंज। उधर चीन से दोस्ती की बात आगे बढ़ी, इधर नेपाल में श्रीलंका जैसी आगजनी और बवाल क्यों हो गया। आगजनी, तोड़फोड़, पथराव, फायरिंग, नेपाल की संसद में गोलियां चल गईं। पड़ोसी नेपाल में आग कौन लगा रहा। अमेरिका वर्सेस चीन का बवाल, जल रहा नेपाल। अब मोदी ही हिंदू राष्ट्र रहे नेपाल में आग बुझवाएंगे क्या। सबसे पहले इसकी बात। जिस वक्त नरेंद्र मोदी ग्लोबल पॉलिटिक्स में धमाके करते जा रहे हैं, जिस वक्त भारत के सामने चीन बिछा जा रहा है, जिस वक्त रूस भारत से दोस्ती और गहरी करने के लिए तमाम प्रयास कर रहा है, यह सब देखकर जिस वक्त ट्रंप के तेवर ढीले पड़ते जा रहे हैं, उसी वक्त भारत के पड़ोस में जबरदस्त आग लग गई। नेपाल सुलग रहा है बॉस, लेकिन यह सुलग रहा है या सुलगाया गया है, यह बड़ा सवाल। क्योंकि हमने श्रीलंका का मॉडल देखा है, वहां श्रीलंका में कैसे आग लगी थी। हमने बांग्लादेश का हाल देखा है, वहां किस तरह का हाल हुआ था। और कुछ इसी तरह से अब नेपाल में भी हो रहा। आप तस्वीरें देखिए बॉस, भयानक तस्वीरें। वहां पर भयंकर बवाल हो गया। एक और पड़ोसी देश भारत का, जहां पर इस तरह से बवाल हुआ। सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहा है। अचानक हजारों प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर गए। ऐसा लग रहा है कि नेपाल की सड़कों पर कोई युद्ध शुरू हो गया। लोग संसद के अंदर घुस गए भाई। प्रदर्शन, हंगामा, बवाल, नारेबाजी, तोड़फोड़ के बीच गोलियां चल गई। कम से कम 19 लोग मारे जा चुके हैं। नेपाल में आग कब बुझेगी ये किसी को नहीं पता, और ना ही ये पता है कि अचानक इस बवाल के पीछे किसका हाथ है।
क्या कोई बड़ी साजिश रच रहा है? क्योंकि इसी तरह से बांग्लादेश में हुआ, इसी तरह से श्रीलंका में हुआ। क्या नेपाल में भी बांग्लादेश जैसा तख्ता पलट होने वाला है? क्यों भारत के पड़ोस में ही ये सब हो रहा है? क्या भारत को भी निशाना बनाया जा सकता है? एक एक करके भारत के सारे पड़ोसी देशों में आग कौन लगा रहा है? क्या आगे भारत के खिलाफ किसी साजिश की प्लानिंग है? ये सारे सवाल नेपाल में लगी आग से सुलग रहे हैं। क्योंकि जैसे ही भारत के पड़ोस में कोई आंदोलन होने लगता है, हमारे यहाँ कई ऐसे नेता हैं जिनके मन में लड्डू फूटता है कि अरे फलाना चीज तो यहां भी होगी, यहां भी पब्लिक जो है वो सड़क पर लेकर खींच कर ले आएगी और न्याय कर देगी वगैरह वगैरह। ये लोग आए दिन माहौल बनाने में लगे रहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार अब गई तब गई। इंडी गठबंधन का इकोसिस्टम तो डेट और टाइम बता देता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार कब गिर जाएगी। कभी 3 महीने, कभी 6 महीने, कभी 9 महीने, कभी 9 दिन। जब भी बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों में बवाल होता है, इंडी गठबंधन का इकोसिस्टम एक्टिव हो जाता है। इन्हें लगता है कि जो टूल किट बांग्लादेश में चली, श्रीलंका में चली, नेपाल में चली, वही टूल किट भारत में भी चल जाएगी। नेपाल में जो हो रहा है वो भारत के लिए कितना बड़ा चैलेंज है? नेपाल में जो बवाल हो रहा है उसकी असली वजह क्या है? क्या चीन और अमेरिका की लड़ाई में नेपाल जल गया है? क्या भारत तक इसका इंपैक्ट हो सकता है? नरेंद्र मोदी के लिए ये चैलेंज क्यों है? ये सब आपको बताऊंगा। आपको बांग्लादेश की तस्वीरें याद होंगी, श्रीलंका की तस्वीरें भी याद होंगी। क्या नेपाल भी उसी रास्ते पर जा रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि आज अचानक नेपाल की सड़कों पर कुछ ऐसा हुआ जैसे लगा कि वहां पर युद्ध शुरू हो गया। सबसे पहले यह देखिए कि कैसे नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्रदर्शनकारी संसद के बाहर जुट गए। सेम पैटर्न, श्रीलंका, बांग्लादेश और यहां भी संसद के बाहर इन लोगों ने संसद का घेराव कर लिया। प्रदर्शनकारी वहां सेना के ट्रक पर चढ़कर बैनर लहराने लगे। बैनर पर लिखा था यूथ अगेंस्ट करप्शन। नेपाल की संसद को घेरने के बाद प्रदर्शनकारी संसद के अंदर घुसने लगे। इस वजह से वहां सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच भयंकर झड़प हो गई। आप तस्वीर देखिए, रेलिंग वेलिंग सब तोड़ दिए भाई लोग, और वहां पे पूरा एकदम अफरा तफरी मच गई। देखिए कैसे हो रहा है। कई प्रदर्शनकारी बिल्डिंग के अंदर घुस भी गए, तोड़फोड़ भी मचा दी। इन लोगों को रोकने के लिए जब पुलिस ने बल प्रयोग किया तो पुलिस पर पत्थर चलाने लगे ये लोग। एक और तस्वीर देखिए, नेपाल की संसद के गेट की रेलिंग को कैसे तोड़ दिया गया, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। एंट्री गेट पर आग तक लगा दी गई। नेपाल की संसद के परिसर की तस्वीरें आपको दिखाता हूं, जहां प्रदर्शनकारी अंदर घुस गए। ये देखिए कैसे तोड़ ताड़ के अंदर घुस गए और पूरी तोड़फोड़ मचा दी। ये संसद के अंदर का हाल आपको दिखा रहा हूं। जब हालात बेकाबू हो गए तो नेपाल की पुलिस और सेना ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग शुरू की। दावा है कि प्रदर्शनकारियों पर रबड़ बुलेट से फायर किया गया। दावा यह भी है कि यहीं से प्रदर्शन और हिंसक हो गया और इस फायरिंग में कई लोग मारे गए। कम से कम 19 लोगों के मारे जाने की खबर है। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए। इस प्रदर्शन में करीब 350 लोग घायल हुए हैं। नेपाल की संसद के बाहर खड़ी सेना की गाड़ियों को भी टारगेट किया गया। यह सब बवाल तब हुआ जब काठमांडू में संसद के आसपास का जो एरिया है वहां ऑलरेडी कर्फ्यू लगाया हुआ था। तब जाकर यह तमाशा और बवाल हुआ। नेपाल में उग्र प्रदर्शन की कुछ और तस्वीरें देखिए। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ नेपाल के कोने कोने से युवा काठमांडू में जुट गए। हजारों की भीड़ संसद की तरफ मार्च करने लगी। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने बैरिकेडिंग की थी। ये तस्वीर देखिए भाई, लोग पूरा गिरा दिए भाई बैरिकेडिंग, गुस्से में भर गए। लड़के थे, लड़कियां थी, सब बेकाबू हो गए। बैरिकेडिंग तोड़ दी, सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। प्रदर्शनकारी इतनी ज्यादा संख्या में थे कि सुरक्षा बल भी इनके आगे सरेंडर करते दिखे। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। पानी की बौछार मारी गई, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे। ऐसा लग रहा था जैसे वो आज बवाल मचाने के मूड से ही आए हुए थे। आज नेपाल में हो रहे इस प्रदर्शन का एरियल शॉट आपको दिखाता हूं। जहां तक आपकी नजर जाएगी भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। आप देखिए ड्रोन से ये शॉट है और आप भीड़ को देखते जाइए। नेपाल में ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये प्रदर्शन कितने लार्ज स्केल पर हुआ वहां पे। ये देखिए तस्वीर, खचाखच सड़क भरी हुई भाई। ड्रोन उड़ता चला जा रहा है, कैमरे में फोटो लेता जा रहा है और देखिए खाली आपको पब्लिक दिख रही है। इस प्रदर्शन में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और एक तरफ की सड़क नहीं है, दोनों सड़क छेके हुए हैं लोग। नेपाल में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे वजह क्या है, आपके मन में भी आ रहा हो। वहां के युवाओं का ये गुस्सा इतना इंस्टेंट कैसे बढ़ गया। कई लोग कह रहे हैं कि ये चीन और अमेरिका के बीच का खेल है जिसमें नेपाल सुलझ गया। कुछ लोग कह रहे हैं भारत को भी चेत जाना चाहिए। श्रीलंका, बांग्लादेश के बाद भारत में भी ऐसा ही कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहा, कुछ बाहर विदेशी ताकतें वगैरह वगैरह। चीन और अमेरिका का इस बवाल से क्या कनेक्शन निकाला जा रहा है वो आगे बताऊंगा। पहले देख लीजिए कि नेपाल में इस बवाल की वजह बताई क्या जा रही है।
कुछ दिन पहले नेपाल सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया साइट्स को बैन कर दिया। नेपाल सरकार का कहना था कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नेपाल के कानून का पालन करते हुए खुद को रजिस्टर नहीं करवा रहे, इसलिए एक्शन लिया गया है। नेपाल की मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सोशल मीडिया कंपनियों को रजिस्टर करने के लिए 7 दिन का वक्त दिया। बुधवार रात को यह डेडलाइन खत्म हो गई, तो फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर, रेडिट और लिंक्डइन, तमाम जो सोशल मीडिया कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन के लिए कोई एप्लीकेशन भी नहीं थी, इसलिए इन पर बैन लगा दिया गया। नेपाल सरकार की दलील है कि अगर नेपाल में काम करना है तो कंपनियों को नेपाल का कानून मानना होगा। नेपाल के लोगों को लग रहा है कि सोशल मीडिया बैन हो जाएगा तो वो दुनिया से कट जाएंगे, जबकि नेपाल की सरकार कह रही है कि देश की स्वायत्तता का सवाल है, हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं। लेकिन यह पूछने की बजाय कि भाई ये कंपनियां नेपाल का नियम क्यों नहीं मानेंगी, आप देखिए हजारों लाखों युवा सड़क पर आ गए और आगजनी कर दिया, आग जला दी भाई। मरने मारने पर उतारू हो गए कि फेसबुक कैसे बैन कर दिया, इंस्टा कैसे बैन कर दिया, यूट्यूब कैसे बैन कर दिया। 19 लोग मर गए भाई सोशल मीडिया के चक्कर में कि बैन लग गया। सरकार कह रही है कि भाई हम अपने यहाँ का नियम नहीं मनवाएं। नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन लगने के बाद बवाल हुआ, युवा प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ गए। ये लोग खुद को जेन जी बता रहे हैं, जेन जी यानी युवा जनरेशन। इन प्रदर्शनकारियों ने करप्शन को भी बड़ा मुद्दा बना लिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि भ्रष्टाचार के आरोपों को दबाने के लिए ही सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया, ताकि सरकार के खिलाफ कोई कुछ बोल ही ना पाए। इसके अलावा जो लोग सोशल मीडिया के जरिए कमाई करते थे वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं, क्योंकि उनकी आमदनी का जरिया छीन गया है तो वो गुस्से में है। लेकिन आप देखिए कि कितने लार्ज स्केल पे चीजें हो रही हैं। नेपाल में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद तख्ता पलट की भी चर्चा हो रही है। एक थ्योरी ये भी चल रही है कि यह प्रदर्शन ओली सरकार को गिराने के लिए किया गया, क्योंकि जिस तरह श्रीलंका और बांग्लादेश में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के घर को टारगेट किया गया था, वैसा ही नेपाल में संसद भवन को निशाना बनाया गया। प्रदर्शनकारियों के टारगेट पर राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति का घर और प्रधानमंत्री ऑफिस भी हो सकते हैं कहा जा रहा है। इसलिए काठमांडू में कर्फ्यू का दायरा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि वहां उनको लग रहा है कि भाई ये बिल्कुल बांग्लादेश और श्रीलंका वाला मामला लग रहा है। नेपाल के प्रदर्शन में युवा मारे गए, इसलिए इस बात की काफी संभावना है कि नेपाल में अब ये आग ठंडी नहीं होने वाली, बल्कि और भड़क सकती है। श्रीलंका और बांग्लादेश में तो उग्र भीड़ के आगे वहां के सिस्टम ने सरेंडर कर दिया था। वहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ गया था। हिंसक प्रदर्शन के बाद नेपाल में केपी शर्मा ओली के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है, लेकिन केपी शर्मा ओली अभी प्रदर्शनकारियों के आगे झुकने को तैयार नहीं दिख रहे। दावा है कि हिंसक प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया गया। आप देखिए इसको, इस लड़के को देखिए भाई, इसको गोली लगी हुई है कहा जा रहा है। देख रहे हैं पूरा इधर गोली लगी, पट्टी उट्टी हुई है, मुंह में पट्टी लगी हुई है, और भाई जो है वहां पे लीड कर रहा है भीड़ को। इतने गुस्से में हैं लोग कहा जा रहा है। नेपाल में जो कुछ हो रहा है उसे अमेरिका और चीन की वर्चस्व की लड़ाई से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि नेपाल में अभी जो केपी ओली शर्मा हैं उन्हें चीन का करीबी माना जाता है। उन्होंने जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन किया उससे ज्यादातर अमेरिकी कंपनियां ही प्रभावित हुई हैं, जबकि टिकटॉक, वाइबर, विटके, निम्बस और पोपो जैसी सोशल मीडिया साइट्स पर कोई बैन नहीं लगाया गया। ये सारी चीन की सोशल मीडिया कंपनियां हैं। दावा है कि इन कंपनियों ने नेपाल के कानून के मुताबिक खुद को रजिस्टर करवा लिया था, इसलिए ये बैन से बच गई। जबकि दूसरी थ्योरी ये है कि क्योंकि केपी शर्मा ओली जो है वो चीन के करीबी हैं, इसलिए उन्होंने नेपाल में अमेरिकी कंपनियों का शटर डाउन कर दिया और इसी वजह से यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम बैन करवा दिया गया, जबकि चाइनीज ऐप्स पर कोई एक्शन नहीं हुआ। इस वजह से ये थ्योरी भी चलने लगी कि कहीं नेपाल में इन प्रदर्शनों के पीछे अमेरिका का हाथ तो नहीं है, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा बांग्लादेश में भी अमेरिका के डीप स्टेट का हाथ होने की बातें कही जाती रही। चीन की भी नेपाल में बहुत दिलचस्पी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। नेपाल की सीमा भारत के साथ साथ चीन से भी लगती है। पिछले कुछ सालों में चीन तेजी से नेपाल को अपने पाले में करने में लगा हुआ है। साल 2016 में चीन ने नेपाल को तीसरे देश से व्यापार करने के लिए अपने बंदरगाहों का इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी। चीन का मकसद यह था कि नेपाल भारत पर अपनी निर्भरता कम करे। इस समझौते के अगले ही साल यानी 2017 में नेपाल की सरकार ने चीन के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर साइन कर दिया। चीन के इस प्रोजेक्ट पर गरीब और विकासशील देशों को कर्ज जाल में फंसाने का आरोप लगता रहा है, जैसे पाकिस्तान के नहीं साथ किया कि तुम पैसा लो, मेरा चलने दो काम। पाकिस्तान बिक गया, वही नेपाल के साथ हो रहा है, ये कहा जाने लगा। नेपाल ने चीन के अलावा अमेरिका से भी कर्जा लिया हुआ है।
अमेरिका के भी कई प्रोजेक्ट्स नेपाल में चल रहे हैं। इसी साल फरवरी में नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने नेपाल पर बढ़ते विदेशी कर्ज को लेकर चिंता भी जताई थी। यानी नेपाल को अखाड़ा बना दिया गया है, जहां चीन और अमेरिका की वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। अब नेपाल की सरकार का रुख कोई भी हो, लेकिन नेपाल की जनता यह जानती है कि नेपाल के लिए भारत ही बेस्ट है। नेपाल भारत से सटा हुआ देश है। भारत और नेपाल का रोटी बेटी का नाता है। भारत और नेपाल के बीच गहरे सामाजिक सांस्कृतिक संबंध है। इसलिए नेपाल में कुछ भी उठापटक होती है तो उसका इंपैक्ट भारत पर पड़ेगा ही पड़ेगा। भारत और नेपाल के बीच 1751 किलोमीटर लंबी सीमा है। नेपाल का बॉर्डर यूपी, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल से लगता है। अगर नेपाल में अस्थिरता बढ़ेगी, भारत विरोधी ताकतें हावी होंगी, तो भारत में आतंकियों की घुसपैठ, ड्रग्स तस्करी, नकली नोटों की तस्करी का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए नेपाल के हालात सीधे सीधे भारत की सुरक्षा को भी प्रभावित करते हैं। आप बांग्लादेश का उदाहरण याद कीजिए ना बॉस। पिछले साल बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ था, उसका असर अभी तक भारत झेल रहा है। बांग्लादेश में भारत विरोधी ताकतों के हावी होने से वहां पाकिस्तान बांग्लादेश से मेलजोल बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। भारत के लिए तनाव की बात इसलिए भी है क्योंकि नेपाल में यह प्रदर्शन ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब नेपाल ने भारत से सीमा विवाद छेड़ा हुआ है। दरअसल हाल ही में भारत और चीन के बीच उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से सीमा व्यापार को फिर से शुरू करने पर सहमति बनी, लेकिन नेपाल ने इस पर यह कहते हुए आपत्ति जताई कि यह तो नेपाल का इलाका है। भारत ने लिपुलेख पर नेपाल के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। हालांकि इस मुद्दे पर चीन ने नेपाल का साथ नहीं दिया और इस विवाद से दूरी बना ली। नेपाल के पीएम ने एससीओ समिट के इतर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और इस मुलाकात में नेपाल ने चीन के राष्ट्रपति से कहा कि अरे बॉस, लिपुलेख नेपाल की जमीन है, आप कैसे उधर डील कर लिए भारत से। लेकिन शी जिनपिंग ने नेपाल के पीएम को ज्यादा भाव ही नहीं दिया। नेपाल के पीएम 5 दिन की यात्रा पर चीन गए थे। वो चीन की विक्ट्री डे परेड में भी शामिल हुए, लेकिन चीन और भारत के रिश्ते अभी जो हैं उसमें नेपाल को कोनी मार दी गई। नेपाल की तरह ही पिछले साल बांग्लादेश में सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए थे। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री के घर में घुस गए थे। तब इंडी गठबंधन के नेताओं ने यही कहा था कि एक दिन भारत में भी ऐसा होगा। भीड़ पीएम आवास में घुस जाएगी, पीएम मोदी को कुर्सी से हटा देगी। अब नेपाल में जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसे लेकर भी इंडी गठबंधन के नेता इसी तरह की बातें कहेंगे। जैसे कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास ने नेपाल का एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि नेपाल के जागरूक युवाओं ने बगावत कर दी। तानाशाही ज्यादा दिनों तक चलती नहीं, चाहे मुल्क कोई भी हो। इशारा देख रहे हैं आप? जहां इस तरह का कुछ होता है, इस देश में कुछ नेताओं की बाँचें खिल जाती कि कहीं भारत में भी ऐसा हो तो हो जाए कुछ कमाल। इंडी गठबंधन के नेताओं का यही हाल है। वो दूसरे देशों की हालत देखकर सपने पालने लगते हैं कि भारत में भी ऐसा हो जाएगा क्या। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी इंडी गठबंधन ने ट्रंप के एजेंडे को पुश किया। ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी कहा तो यहां नेता विपक्ष राहुल गांधी ने उनके बयान का समर्थन कर दिया। ट्रंप जिस तरह भारत से भिड़े हुए हैं, इंडी गठबंधन को उसी में जो है अपना आनंद दिख रहा है। हालांकि ट्रंप ने भारत और पीएम मोदी के प्रति अपने रुख को थोड़ा नरम किया है, लेकिन ट्रंप के करीबी अभी भी भारत को टारगेट कर रहे हैं। जैसे ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नेबोरो ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध से पहले भारत रूस से ज्यादा तेल नहीं लेता था। यह सब पैसे के लिए हो रहा है, वहां लोग मर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। इसी तरह अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अगर अमेरिका और यूरोपीय संघ रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर और प्रतिबंध लगाते हैं, सेकेंडरी टैरिफ लगाते हैं, तो रूसी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी और राष्ट्रपति पुतिन को बातचीत की मेज पर आना पड़ेगा। इधर ट्रंप के करीबी भारत को टारगेट कर रहे हैं, उधर भारत भी अपने तरीके से अमेरिका को जवाब दे रहा है। जिस ब्रिक्स से ट्रंप बहुत चिढ़ते हैं, आज उस ब्रिक्स की ऑनलाइन बैठक हुई थी जिसमें रूस की तरफ से पुतिन, चीन की तरफ से शी जिनपिंग और भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच यह बैठक हुई और इस बैठक में 2 देश ऐसे हैं जिस पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगा हुआ है, भारत और ब्राजील। इस बैठक में भारत और चीन दोनों ने अमेरिका की टैरिफ वाली मनमानी का तगड़ा जवाब दिया। चीन के राष्ट्रपति ने कहा कि एक देश जो लगातार ट्रेड और टैरिफ वॉर कर रहा है, जिससे ग्लोबल अर्थव्यवस्था और ट्रेड पर असर पड़ रहा है, ब्रिक्स के देशों को मिलकर काम करना होगा। हम जितना करीब होकर असरदार तरीके से काम करेंगे, उतना ज्यादा हम बाहरी खतरों और चैलेंज से निपट पाएंगे। यानी चीन ने खुला ऐलान कर दिया बॉस कि आप कॉड वर्ड भूलिए, अब ब्रिक्स की बात कीजिए, हम मिलकर काम करेंगे, ट्रंप कुछ नहीं कर पाएगा। ब्रिक्स की बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी थे। उन्होंने भी इशारों में अमेरिका को ठोक दिया और ब्रिक्स देशों की एकजुटता पर जोर दिया। सुनिए एक बार एस जयशंकर को, फिर आपको बताता हूं ये ज़ेलेंस्की क्या कूद रहा है आजकल।
approaches to promote trade that is sustainable. Increasing barriers and complicating transactions will not help. Neither would the linking of trade measures to non-trade matters. The BRICS itself can set an example by reviewing trade flows among its member states. Where India is concerned, some of our biggest deficits are with BRICS partners, and we've been pressing for expeditious solutions. ट्रंप की धमकियों को ठेंगा दिखाते हुए भारत रूस और चीन से भी बात कर रहा है, ब्रिक्स को भी मजबूत कर रहा है। दूसरी तरफ जिस यूक्रेन युद्ध के लिए ट्रंप भारत से भिड़ रहे हैं, उस यूक्रेन का हाल देख लीजिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की एक तरफ यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए पीएम मोदी को मदद मांगने के लिए फोन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत पर टैरिफ लगाने का समर्थन कर रहा है। भाई जेलेंस्की से एक इंटरव्यू में भारत को लेकर सवाल किया गया तो जेलेंस्की ने कह दिया कि रूस से डील करने वाले देशों पर टैरिफ लगाना सही आइडिया है, यही सब करता है इसलिए इसका देश बर्बाद हो रहा है। इसको पता ही नहीं है कि करना क्या है, कभी इधर कभी उधर। अब जेलेंस्की के इस बयान की बहुत आलोचना हो रही है, क्योंकि यूक्रेन तो खुद भारत के जरिए रूस का तेल खरीद रहा है। भाई तो तुम किस मुंह से बोल रहे हो? पहले तुम भारत से तेल लेना बंद करो। तुमको बहुत आग लगी है कि भारत पर ठीक टैरिफ लग रहा है, तो भाई तुम भारत से जो तेल लेते हो बंद करो। वही तेल लेके और तुम रशिया पर अटैक कर रहे हो और कह रहे हो भारत को ज्ञान देने निकले हो। लेकिन भारत अपने हिसाब से चल रहा है। हाँ, यह जरूर है कि पड़ोस में जो हो रहा है उस पर भारत की नजर बनी हुई है, और यह भारत के लिए चिंताजनक भी है कि पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश और अब नेपाल में ऐसा हो रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी देश के अंदर पूरा मामला टाइट किए हुआ। अगला चैप्टर उसी का है। राहुल चल दिए छुट्टी मनाने, और उधर पीएम मोदी ने देश का पैसा लूटने वालों की छुट्टी करने वाला धमाका कर दिया। किस मीटिंग में सबसे पिछली लाइन में जाकर बैठ गए पीएम मोदी, और कल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है उसमें क्या खेला होना है, कि अब इसके बारे में आपको बताता हूं। भाई दुनिया इधर से उधर हो जाए, राहुल गांधी छुट्टी मनाना नहीं भूलते हैं, ये अच्छी बात है, बहुत रिलैक्स होते हैं। बिहार में गए, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, उसके बाद चले गए छुट्टी मनाने। बिहार में वोट चोरी का कैंपेन करते करते अचानक राहुल गांधी के बारे में पता चला, अरे बॉस ये तो छुट्टी चला मनाने निकल ली। जबकि यहां उपराष्ट्रपति का चुनाव है कल, इंडी वाले लगे पड़े हैं कि मोदी के कैंडिडेट को कैसे हराना है। राहुल गांधी की तस्वीरें आ रही हैं मलेशिया में घूमते हुए। राहुल गांधी की छुट्टी पर क्या बवाल हो गया है ये आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले ये देख लीजिए कि राहुल गांधी तो छुट्टी मनाने चले गए, इधर पीएम मोदी ने कैसे देश का पैसा लूटने वालों की छुट्टी कर देने का धमाका कर दिया। पीएम मोदी अंदर ही अंदर चुपचाप एक बड़ा काम कर रहे हैं, जिसके बारे में आज आपको बताऊंगा। यह भी दिखाऊंगा कि जिस वक्त राहुल गांधी विदेश में है उस वक्त नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं और देश में सियासी हलचल कैसे बढ़ गई। उपराष्ट्रपति पद के लिए कल चुनाव होना है। राहुल गांधी जो हर बात को पीएम मोदी से जोड़ देते हैं वो गायब हैं। इधर कांग्रेस एक के बाद एक सेल्फ गोल करते जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर किसानों के अपमान का आरोप लग गया है। बिहार में कांग्रेस सांसद के फ्लड टूरिज्म पर बवाल मचा हुआ है। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के उपराष्ट्रपति कैंडिडेट बी सुदर्शन रेड्डी ने ऐसा काम कर दिया जिस पर अलग हंगामा मचा हुआ है। कुल मिलाकर भयंकर सियासी हलचल है। उसके बारे में एक एक अपडेट आपको देश में जो पॉलिटिक्स चल रही है बताऊंगा। आप देखिए कि पीएम मोदी और राहुल गांधी में कितना फर्क है। पिछले एक हफ्ते से अब तक पीएम मोदी 8 बार सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखाई दिए। उसके पहले जापान गए हुए थे, उसके पहले एससीओ, उसके बाद एससीओ मीटिंग में थे, उसके बाद यहां के ताबड़तोड़ ये काम वो काम, ये इस जगह पे उस जगह पे लगे हुए हैं। जबकि जब से राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का समापन किया उसके बाद राहुल गांधी सार्वजनिक तौर पर दिखाई ही नहीं दिए। आज बीजेपी ने इस बात का खुलासा किया कि राहुल गांधी सार्वजनिक तौर पर क्यों नहीं दिख रहे। बीजेपी ने राहुल गांधी की एक तस्वीर शेयर की और कहा कि राहुल गांधी तो छुट्टी मनाने मलेशिया चल गए। ये वही तस्वीर है जो बीजेपी दिखा रही है कि देखिए तो वहां मलेशिया में बाइक स्कूटर चला रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी एक बार फिर गायब हो गए हैं। इस बार वो मलेशिया के लंकावी में छुट्टी पर है। ऐसा लगता है कि बिहार की राजनीतिक गर्मी युवराज के लिए बहुत ज्यादा थी, या ये राहुल की उन सीक्रेट मीटिंग्स में से एक है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। ये बीजेपी बोल रही है। बीजेपी का कहना है कि जब कोई नाम के लिए नेता बनता है तो ऐसा ही होता है। दूसरी तरफ आप देखिए कि पीएम मोदी किस तरह के मिशन मोड में काम कर रहे हैं। जहां राहुल गांधी पब्लिकली दिख नहीं रहे, छुट्टी मनाने चले गए, वहीं पीएम मोदी एक के बाद एक धमाके कर रहे हैं जिसकी गूंज भारत से लेकर पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। 1 सितंबर एससीओ मीटिंग के बाद भारत लौटे। 2 सितंबर सेमिकॉन इंडिया 2025 में पहुंच गए, सेमीकंडक्टर वाला जो प्रोग्राम हो रहा था। 2 सितंबर को बिहार जीविका निधि संघ लिमिटेड का शुभारंभ कर दिया। 3 सितंबर को फिर सेमिकॉन इंडिया 2025 के सीईओ राउंड टेबल के हिस्सा बनने के लिए पहुंच गए। फिर 3 सितंबर को जर्मनी के विदेश मंत्री से मिले।
4 सितंबर को सिंगापुर के प्रधानमंत्री आए हुए थे, उनसे बोले कि आइए बैठिए हम लोग बात करते हैं। फिर 4 सितंबर को ही राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले शिक्षकों से उन्होंने मुलाकात की। 7 सितंबर को सांसदों की वर्कशॉप में पहुंच गए। यानी पीएम मोदी काम करने की जो उनकी स्पीड है, देश की तरक्की का जो वो विजन लेके चल रहे हैं कि भाई इसमें छुट्टी का स्कोप नहीं है मेरे लिए, जियो पॉलिटिक्स और देश के अंदर की राजनीति सब एक साथ लेके चल रहा है। आप ये तस्वीर भी देखिए, बीजेपी के वर्कशॉप की तस्वीर। इसमें पीएम मोदी सबसे लास्ट रो में जाकर बैठ गए। पीएम मोदी एक आम सांसद की तरह वर्कशॉप में शामिल हुए। ये नहीं जैसे अपने यहां कई बड़े बड़े क्रिकेटर रणजी नहीं खेलते हैं कि भाई मैं बड़ा क्रिकेटर हूं, मैं रणजी खेलूंगा। नरेंद्र मोदी बीजेपी की वर्कशॉप थी तो पहुंच गए। ये नहीं कि मैं पीएम बन गया अब मैं वर्कशॉप में जाऊंगा। और सबसे पीछे बैठे जाके प्रधानमंत्री मोदी कल पंजाब भी जाने वाले हैं। पंजाब में भयंकर बाढ़ आई हुई है जिससे पूरा राज्य प्रभावित है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने केंद्र सरकार से राहत पैकेज की डिमांड भी की है। कल पीएम मोदी बाढ़ प्रभावित राज्यों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। पंजाब में बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित गुरदासपुर जिले का पीएम मोदी हवाई सर्वेक्षण करने वाले हैं। फिर हिमाचल प्रदेश के चंबा, मंडी और कुल्लू जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के बाढ़ प्रभावित जिलों का भी सर्वेक्षण कर सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। पंजाब सरकार केंद्र सरकार से 20,000 करोड़ के राहत पैकेज की मांग कर रही है। कल पीएम मोदी के दौरे के बाद राहत पैकेज पर ऐलान हो सकता है। दूसरी तरफ राहुल गांधी मलेशिया के दौरे पर हैं। आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब में चुनाव होगा तो राहुल गांधी वोट मांगने आ जाएंगे। आज पंजाब में बाढ़ है तो जनाब मलेशिया घूम रहे हैं, यह आम आदमी पार्टी बोल रही है। जब देश के अलग अलग राज्यों में बाढ़ और बारिश से तबाही है तो राहुल गांधी विदेश में छुट्टी मना रहे हैं और इधर कांग्रेस के नेता एक के बाद एक सेल्फ गोल कर रहे हैं। कटिहार से कांग्रेस सांसद तारिक अनवर को देख लीजिए, जो बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करने के लिए गए थे, लेकिन रास्ते में कीचड़ था और कीचड़ से बचने के लिए तारिक अनवर 2 लोगों की गोद में चढ़ गए कि भाई मेरे को उठा के ले चल। 2 लोगों ने तारिक अनवर को उठा लिया कंधे पे, पीठ पे। अब बाढ़ से हुए नुकसान के बारे में बताते ले जाने के, देखिए ना इधर ये हुआ वो हुआ। ये तस्वीरें वायरल हो गई। बीजेपी कह रही है कि यही कांग्रेस का कल्चर है। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर तो किसानों के अपमान का आरोप लग रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे अपने घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एक किसान आया हुआ था तो उसकी फसल बर्बाद हो गई थी। खड़गे ने किसान से कह दिया कि पब्लिसिटी के लिए यहां मत आओ, जाओ मोदी शाह से जाकर पूछो। देखिए क्या हुआ वहां। ನೋಡಪ್ಪ ನೀ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಬಿತ್ತಿದ್ದಿ? 4 ಎಕರೆ. ನಂದು 40 ಎಕರೆ. ನಂದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ ನೀ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದೇನು 6 ಆಡದವಳು ಮುಂದೆ 3 ಆಡದವಳು ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತು, ಗೊತ್ತದ. ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬರಬೇಡ. ನನಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಹೆಸರು ಹೋಗ್ಯದ, ಉದ್ದು ಹೋಗ್ಯದ, ತೊಗರಿ ಹೋಗ್ಯದ. ನೀ ಏನು ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಏರಿಯಾದಾಗ ಬಿತ್ತು. ಓಕೆ, मोदी शाह केली पकड़ी। विपक्ष अपनी राजनीति के चक्कर में खुद को एक्सपोज कर रहा है। उधर नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं वो भी आपको दिखाता हूं। राहुल गांधी तो छुट्टी मना रहे हैं, आपने देख लिया, लेकिन नरेंद्र मोदी उन लोगों की छुट्टी करने का प्लान बना रहे हैं जो लोग देश का पैसा लूटकर विदेश भागे हुए। विजय माल्या हो या नीरव मोदी या मेहुल चोकसी, इन जैसे भगोड़ों को वापस भारत लाने के लिए मोदी सरकार लगातार कोशिश कर रही है और अब ऐसा लग रहा है कि इन भगोड़ों को जल्दी ही भारत लाया जा सकेगा, क्योंकि ब्रिटेन की जो प्रोसिक्यूशन टीम के अधिकारियों ने तिहाड़ जेल का दौरा किया था। 5 लोगों की इस टीम में ब्रिटिश हाई कमीशन के 2 अधिकारी भी शामिल थे। अधिकारियों ने तिहाड़ में हाई सिक्योरिटी सेल का दौरा किया, कैदियों से बात की। ब्रिटिश टीम तिहाड़ जेल की स्थिति और सुविधाओं से काफी संतुष्ट दिखी। विजय माल्या, नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के लिए यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि भाई उनको यहीं तिहाड़ में रखना है, तो वो लोग देखने आए प्रत्यर्पण के पहले कि भाई ठीक से रखोगे ना, ऐसा तो नहीं, क्योंकि वहां इनके वकील कह रहे हैं कि भाई एकदम हम बचेंगे नहीं अगर इंडिया गए तिहाड़ में। तो इंडिया ने कहा कि अरे एकदम बढ़िया रखेंगे, पूरा आओ भगत करेंगे भाई। हमारे यहाँ तिहाड़ में बड़े बड़े नेता केजरीवाल सब रहे हैं, इसमें क्या है, बढ़िया व्यवस्था है तिहाड़ में। तो ये आए, इनकी टीम आई देखने के लिए कि कैसा है इसके लिए विजय माल्या के लिए, नीरव मोदी के लिए व्यवस्था। तो कहा जा रहा है कि खुश होकर गए कि हाँ ठीक लग रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे भगोड़े जल्दी ही भारत लाए जा सकते हैं। एक और भगोड़े मेहुल चोकसी के भारत आने का रास्ता साफ हो रहा है। मेहुल चोकसी पंजाब नेशनल बैंक के 12,000 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में आरोपी है। उसे भारत लाने के लिए मोदी सरकार पूरी कोशिश कर रही है। मेहुल चोकसी को इसी साल अप्रैल में बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बेल्जियम के न्याय मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी
जिसमें कहा गया कि मेहुल चोकसी के मानवाधिकारों की रक्षा और उसके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अगर मेहुल चोकसी को भारत प्रत्यर्पित किया जाता है तो उसे मुंबई के आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा, जहां मेहुल चोकसी को पर्याप्त भोजन देंगे, 24 घंटे मेडिकल सुविधा देंगे, पूरा साफ सफाई रखेंगे। भेजो भाई को। मेहुल चोकसी को जेल में गद्दा भी देंगे कहा जा रहा है, तकिया, चादर, कंबल सब मिलेगा, सामान रखने के लिए जगह भी मिलेगी, उसकी सेल, रोशनी और हवा का इंतजाम होगा सेल में। यानी तमाम हथकंडे अपनाने के बाद भी कोई भगोड़ा नहीं बच पाएगा, इसका पूरा प्रयास हो रहा है। मेहुल चोकसी भारत आएगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन भारत अपने तरफ से पूरी तैयारी किए बैठा है कि भाई कोई ये ना कह दे कि आपके यहां ये सेफ नहीं रहेंगे इसलिए नहीं भेजेंगे। इसी तरह से आप देखिए कि इंडी गठबंधन लगातार ईडी पर हमला करता रहता है। ईडी जब कोई कार्रवाई करती है तो कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले हल्ला करते हैं कि भाई ये तो सिर्फ विपक्ष पे कार्रवाई करता है ईडी। अब उसी ईडी की तारीफ ग्लोबली हो रही है। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भारत के प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की तारीफ की है। FATF मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था है, इंटरनेशनल संस्था है, और FATF की लेटेस्ट हैंडबुक ऑन इंटरनेशनल कोऑपरेशन अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग में ईडी की तारीफ हुई है। ईडी ने अमेरिकी एजेंसियों के साथ मिलकर ग्लोबल ड्रग नेटवर्क की जांच की। यह नेटवर्क डार्क नेट पर चल रहा था और 1320 करोड़ के ड्रग से जुड़ा था। इस केस को FATF ने हैंडबुक में बेस्ट प्रैक्टिस केस स्टडी में शामिल किया है। हैंडबुक में कहा गया है कि औपचारिक कानूनी प्रक्रियाओं के बजाय इस केस में गैर औपचारिक तरीके अपनाए गए, जैसे तेज रफ्तार से इंफॉर्मेशन शेयर करना, सहयोग और संयुक्त विश्लेषण पर भरोसा किया गया। इस वजह से केस की जांच तेजी से आगे बढ़ी है। यानी ईडी की तारीफ हो रही है, FATF कर रहा है, और यहां भारत में ईडी को गाली पड़ती है कि भाई ये देखो ईडी आ गया, मतलब मोदी ने भेज दिया। पीएम मोदी जिस रफ्तार से काम कर रहे हैं उसका असर भी दिखने लगा है। भारत की साख भी बढ़ रही है। दूसरी तरफ भारत में इंडी गठबंधन का हाल देखिए, जो उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एकजुटता दिखा रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव में बहुमत का आंकड़ा एनडीए के पास दिख रहा है, यानी इंडी गठबंधन हारी हुई लड़ाई लड़ रहा है और इसमें भी उसे डर लग रहा है। आज संसद में इंडी गठबंधन के दलों की एक बैठक हुई। सोनिया गांधी थी, खड़गे साहब थे, अखिलेश यादव, शरद पवार, सुप्रिया सुले, प्रियंका चतुर्वेदी, सब लोग पहुंचे हुए थे। बैठक में इंडी गठबंधन के सभी सांसदों को उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग के बारे में जानकारी दी गई। मॉक पोल सेशन में सभी को वोटिंग की प्रक्रिया समझाई गई, जिससे किसी भी तरह की गलती की गुंजाइश न रहे। इंडी गठबंधन की इस बैठक के बाद लोग चर्चा कर रहे हैं कि इंडी गठबंधन को अपने ही सांसदों पर भरोसा नहीं है कि उनके सांसद किसे वोट देंगे, कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। सुनिए संजय राउत क्या कह रहे हैं। सांसदों को भी मॉक पोल की जरूरत पड़ती है। 5-5, 10-10 बार सुन के आते हैं हम लोग, लेकिन ये एक जटिल प्रक्रिया है, तो उसमें एक वोट भी इधर का उधर ना हो जाए या डिसक्वालीफाई ना हो जाए, इसलिए ये तैयारी करनी पड़ती है। तैयारी पूरी कर रहे हैं, लेकिन भैया तैयारी करने से क्या होगा, नंबर है आपके पास, क्योंकि कहा जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण दल जो हैं वो तो कल पहुंचेंगे ही नहीं, तो कैसे होगा। लेकिन ठीक है, तैयारी कर रहे हैं। एक तैयारी मुनीर भी कर रहा है भाई वहां पाकिस्तान में, उसके बारे में अब आपको बताता हूं। भिखारी पाकिस्तान का नया संकट। ट्रंप को पाकिस्तान बेचने के बाद मुनीर तो बीवी बच्चों को अमेरिका भेजने वाला है क्या। मुनीर ट्रंप की वो सीक्रेट डील जिसकी वजह से चीन ने पाकिस्तान को धकिया दिया है, अब उसके बारे में आपको बताता हूं। पाकिस्तान का फर्जी फील्ड मार्शल असीम मुनीर खुद को भिखारी पाकिस्तान का मसीहा दिखाने की कोशिश कर रहा है और ट्रंप की चापलूसी में बिछा पड़ा है, और उसी चापलूसी को बता रहा कि यही पाकिस्तान के लिए अच्छा है। लेकिन जो मुनीर बार बार अमेरिका जाकर ट्रंप की गोद में बैठ रहा था, उसके पीछे की असली कहानी तो अब निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा चल रही है कि मुनीर और ट्रंप तो आपस में अपनी पर्सनल और फैमिली डील सेट कर रहे हैं भाई। पाकिस्तानी दावा कर रहे हैं कि ट्रंप के हाथों पूरे पाकिस्तान को बेचने के बाद मुनीर अब अपने बीवी बच्चों को अमेरिका भेजने वाला है। दावा किया जा रहा है कि मुनीर के बीवी बच्चों को अमेरिका की नागरिकता मिल भी गई है, लेकिन सवाल यह है कि जो ट्रंप बिना अपने फायदे के किसी को एक फूटी कौड़ी ना दें, उन्होंने मुनीर के परिवार को अमेरिकी नागरिकता क्यों दे दी भाई। ट्रंप और मुनीर की सीक्रेट डील को लेकर पाकिस्तान में क्या दावे किए जा रहे हैं, अपने परिवार को अमेरिका भेजकर मुनीर पाकिस्तान में कौन सा कांड करने वाला है, सब आपको बताऊंगा। लेकिन जो पहले हो रहा है उसकी एक झलक देखिए। यहां पाकिस्तान बाढ़ में डूबा है, उधर असीम मुनीर खुद को सेट करने में लगा हुआ है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर असीम मुनीर को लेकर एक दावा किया जा रहा है। दावा है कि असीम मुनीर अब अपनी फैमिली को अमेरिका में सेटल करने वाला है। चर्चा यह है कि असीम मुनीर की पत्नी सईदा इरम
और उनके 3 बच्चों को अमेरिकी नागरिकता मिल चुकी है। दावे के मुताबिक मुनीर ने अपनी पत्नी और बच्चों के लिए जून के पहले हफ्ते में अमेरिकी नागरिकता के लिए अप्लाई किया था और 22 अगस्त को मुनीर की फैमिली को अमेरिकी पासपोर्ट मिल गया है। यह पाकिस्तानी सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है। इस दावे के साथ सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी लिख रहे हैं कि उन्हें तो पहले से ही पता था कि पूर्व फौजी जनरलों की तरह असीम मुनीर भी पाकिस्तान को धोखा देकर एक दिन भाग जाएगा। अमेरिका में बसने के लिए असीम मुनीर की फॉरवर्ड प्लानिंग के बारे में जो पता लग रहा है वो भी आपको बताता हूं। दावा किया जा रहा है कि असीम मुनीर की पत्नी और बच्चे जल्दी ही अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे। अमेरिका में असीम मुनीर न्यूयॉर्क में एक लग्जरी प्रॉपर्टी भी खरीद रहा है, इसका भी दावा किया जा रहा है। यह प्रॉपर्टी पॉश इलाके हडसन यार्ड में है, जिसकी कीमत 66 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह प्रॉपर्टी डील पाकिस्तानी फौज के एक पूर्व जनरल एहसान उल हक ने करवाई है, जो अब अमेरिका में बस गया। असीम मुनीर ने अभी से अमेरिका में बसने की फील्डिंग सेट कर ली है, लेकिन मुनीर इतनी जल्दी पाकिस्तान से भागने वाला नहीं है। मुनीर की प्लानिंग क्या है आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले यह जानिए कि मुनीर ने खुद अमेरिकी नागरिकता क्यों नहीं ली। दरअसल पाकिस्तान में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन समेत 22 देशों की दोहरी नागरिकता कानूनी तौर पर मान्य है, लेकिन दोहरी नागरिकता वाले पाकिस्तानी नागरिकों को सरकारी नौकरी की इजाजत नहीं। सेना के अफसर भी नौकरी में रहते हुए दोहरी नागरिकता नहीं ले सकते। यानी अमेरिका की नागरिकता लेगा तो मुनीर को यहां नौकरी छोड़नी पड़ेगी पाकिस्तान में। इसलिए असीम मुनीर ने खुद अभी नागरिकता के लिए अप्लाई नहीं किया, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में लोग ये सोच सोचकर हैरान हैं कि जो अमेरिका अपना वीजा देने तक में चप्पलें घिसवा देता है, आम पाकिस्तानियों को तो टूरिस्ट वीजा तक देने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर देखता है कि कहीं आतंकवादी ना आ रहे हो। उस अमेरिका ने असीम मुनीर की फैमिली को 2 महीने में सिटीजनशिप दे दी, तो दे दी कैसे? दरअसल जिस तरह असीम मुनीर बार बार अमेरिका जाकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को मक्खन लगा रहा था, उसका असली मकसद तो अब जाकर पता चला। पाकिस्तानियों को समझ में आ रहा कि मुनीर ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देने की सिफारिश क्यों कर रहा था। पाकिस्तानी तो गहरा शक जता रहे हैं कि मुनीर को पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है। मुनीर ने ट्रंप के साथ जो लंच किया था, उसमें पाकिस्तान को बेचकर अपनी फैमिली के लिए अमेरिकी नागरिकता का सौदा कर लिया था। जब से यह खबर आई है कि असीम मुनीर ने तो अपने बीवी बच्चों को अमेरिकी नागरिकता दिलवा दी, तभी से पाकिस्तान में बातें चल रही हैं कि ट्रंप ने मुनीर के बीवी बच्चों को अमेरिका की नागरिकता के बदले अपने कुनबे का क्रिप्टो कारोबार पाकिस्तान में सेट करने की डील की। यानी पूरा फैमिली बिजनेस चल रहा। भाई तुम मेरे बीवी बच्चों को वहां वीजा दे दो, नागरिकता दे दो, मैं तुम्हारे दामाद और बच्चों को यहां सेट करा देता हूं। आप देखिए कि पहलगाम अटैक के ठीक 5 दिन बाद पाकिस्तान ने अमेरिकी क्रिप्टो कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ डील पर बात शुरू की। दावा किया जा रहा है कि मुनीर को ट्रंप ने लंच के लिए इनवाइट ही इसलिए किया था कि इस क्रिप्टो डील को फाइनल किया जा सके। इस डील में शामिल वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल कंपनी में ट्रंप परिवार की 60% से ज्यादा हिस्सेदारी है। ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप और दामाद जेरेड कुशनर इस कंपनी के निवेशक हैं। दावा यह भी है कि डील के तहत पाकिस्तान में ट्रंप परिवार का क्रिप्टो बिजनेस खुद असीम मुनीर संभालेगा। कहा जा रहा है कि इसी फैमिली बिजनेस डील के बदले में असीम मुनीर ने ट्रंप से अपनी फैमिली के लिए अमेरिकी नागरिकता मांगी थी, जिसे ट्रंप ने मंजूर कर लिया। यह पाकिस्तान में दावा किया जा रहा है। इसलिए मुनीर की फैमिली को अमेरिका में लाइटनिंग स्पीड से नागरिकता देने की बातें चल रही हैं। असीम मुनीर इस वक्त जबरदस्त तिकड़ में लगा रहा है। एक तरफ वो ट्रंप की जी हजूरी में है कि सर बताइए क्या करना है, दूसरी तरफ खुद को पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसीहा साबित करने में जुटा है। इसी कोशिश में असीम मुनीर ट्रंप के सामने गिड़गिड़ा रहा है और अमेरिका ने पाकिस्तान में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए मदद भेजी है। लेकिन दिलचस्प बात देखिए कि सहायता सामग्री लेकर पहुंचे अमेरिकी विमान सिविल एयरपोर्ट पर लैंड करने की बजाय नूर खान एयरबेस पर उतरे। अमेरिका से राहत सामग्री को लेकर खुद अमेरिकी जनरल पहुंचे थे और राहत सामग्री को रिसीव करने के लिए पाकिस्तानी फौज का नंबर 2 ऑफिसर सैयद आमर रजा मौजूद था। अब पाकिस्तान में लोग पूछ रहे हैं कि यह कौन सा प्रोटोकॉल है भाई? अमेरिका ने राहत सामग्री भेजी थी तो पाकिस्तानी सरकार के नुमाइंदों को रिसीव करनी चाहिए थी। खबर तो यह भी है कि मुनीर की वजह से ही शहबाज शरीफ चीन के आगे हाथ फैलाते रह गए कि बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए भीख दे दो, लेकिन चीन ने ज्यादा मदद नहीं की। जिसके बाद असीम मुनीर की पर्सनल रिक्वेस्ट पर ट्रंप ने यह मदद भेजी ताकि मुनीर यह कह पाए कि देखो उसके कहने पर ट्रंप ने तुरंत पाकिस्तान में मदद भेज दी। ट्रंप अगर मुनीर को अपने सिर पर बैठा रहे हैं तो यह कोई नई बात नहीं। इतिहास गवाह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के सैन्य तानाशाहों को हमेशा अपने सिर पर बैठाया है। साल 1961 में पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह अयूब खान को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने डिनर पर इनवाइट किया। 1980 के दशक में अमेरिका ने जनरल जियाउल हक की सैन्य तानाशाही का जमकर समर्थन किया था और 1990 के दशक में अंत में जनरल परवेज मुशर्रफ को भी अमेरिका ने गले लगाया।
पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख और तानाशाह अमेरिका की गोद में बैठते रहे। फर्क यह है कि अब तक पाकिस्तान में सैन्य तानाशाह अमेरिका के हाथों देश को बेचते थे, लेकिन मुनीर सैन्य तानाशाह बनने के पहले ही अब खुद तानाशाह बनने के लिए पाकिस्तान को बेच दिया है। पाकिस्तान में चर्चा है कि ट्रंप ने असीम मुनीर को पाकिस्तान का सैन्य तानाशाह बनवाने का भी वादा किया है, इसलिए मुनीर ने खुद को पाकिस्तान का सर्वे सर्वा समझना शुरू कर दिया है। शहबाज शरीफ भी मुनीर के सामने सरेंडर कर चुके हैं, जिसका ताजा उदाहरण चीन में एससीओ समिट के दौरान दिखा था। अब पाकिस्तान में चर्चा यह भी है कि अपने परिवार को अमेरिका शिफ्ट करने के बाद असीम मुनीर बहुत जल्द शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को कुर्सी से हटा देगा और पाकिस्तान का सैन्य तानाशाह बनेगा। और अगर उसके साथ कोई कांड होता है तो सेफ्टी के लिए उसने अमेरिका भागने का इंतजाम पहले ही करके रखा है। वैसे भी पाकिस्तान में नेताओं, सैन्य तानाशाहों और फौजी जनरल्स को जब भी महसूस होता है कि अब उनका भंडाफोड़ होने वाला है, अब उनका काम ज्यादा दिन नहीं चलेगा, तो विदेश जाकर बस जाते हैं। आप खुद याद कीजिए कि सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ महाभियोग की कार्रवाई से बचने के लिए साल 2008 में पाकिस्तान से लंदन भाग गया। मुशर्रफ के बाद सैन्य प्रमुख जनरल अशफाक परवेज कियानी भी करप्शन के केस दर्ज होने के बाद रिटायर होते ही विदेश में बस गए। 2013 से 2021 के दौरान सेना प्रमुख रहे कमर जावेद बाजवा भी अरबों रुपए की संपत्ति बनाने के बाद पाकिस्तान छोड़कर चले गए। ऐसे ऐसे तो सैनिक है वहां के, जनरल है वहां के, पैसा लपेटो और उसके बाद विदेश में बस जाओ। इसलिए वहां सोशल मीडिया पे चल रहा है कि मुनीर भी यही कर रहा है। वैसे तो मुनीर को अभी अपनी सत्ता जाने का कोई डर फिलहाल नहीं दिख रहा, लेकिन पाकिस्तान में कब क्या हो जाए कौन जानता है। इसलिए असीम मुनीर ने पहले ही इंतजाम करके रख लिया कि बीवी बच्चों को अमेरिका की नागरिकता दिलाओ और जरूरत पड़े तो हम भी चल देंगे, सब छोड़ के पैसा लपेट के। खैर, पाकिस्तान का माई बाप तो फिलहाल मुनीर बना है और वो क्या पाकिस्तान के साथ कर रहा है आप देख ही रहे हैं। लेकिन जब माई बाप की बात हो रही है तो आपको ऐसी खबर बताता हूं कि आप शॉक्ड रह जाएंगे। 15 दिन के बच्चे को फ्रिज में रखकर सोने क्यों चली गई मां? फ्रिज में बच्चा को रख के भाई, वो खबर जो पैरों तले जमीन खींच ले। एसी में अचानक ऐसा ब्लास्ट हुआ कि रात को सोया परिवार सुबह उठ ही ना सका। आज उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। पाठशाला में हम आपको लगातार इस बात को लेकर अलर्ट करते रहे हैं कि कैसे छोटी सी लापरवाही कई बार जानलेवा साबित हो सकती है। आज भी ऐसी 2 घटनाओं के बारे में आपको बताऊंगा। पहली झकझोर देने वाली घटना यूपी के मुरादाबाद की है, जहां एक मां अपने 15 दिन के बच्चे को फ्रिज में रखकर आराम से सोने चली गई। दूसरी घटना दिल्ली के पास फरीदाबाद की है, जहां रात को सो रहा परिवार अगली सुबह उठ ही नहीं पाया। हादसा हुआ, एसी में ब्लास्ट होने से घर में आग लगी और सब खत्म हो गए। आज पाठशाला में पूरे विस्तार से आपको दोनों खबरें बताऊंगा। एक मां ने आखिर क्यों अपने नवजात को फ्रिज में रख दिया, क्यों इस घटना को लेकर हर मां बाप परिवार को अलर्ट हो जाना चाहिए। फरीदाबाद में एसी में हुए ब्लास्ट ने कैसे पूरा परिवार बर्बाद कर दिया, इसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन पहले उस घटना की बात करता हूं जो उन सभी परिवारों को सावधान करने वाली है जहां कोई महिला प्रेग्नेंट है या फिर कुछ ही समय पहले मां बनी। यह घटना यूपी के मुरादाबाद की है, जहां एक महिला ने अपने नवजात को फ्रिज में रख दिया और इतना ही नहीं, बच्चे को फ्रिज में रखने के बाद कमरे में जाकर सो गई। पहले इस झकझोर देने वाली घटना की पूरी टाइमलाइन जान लीजिए, फिर बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। और इसको अनदेखा करना बच्चे को जन्म देने वाली मां ही नहीं बल्कि उसके बच्चे और परिवार के दूसरे सदस्यों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। दरअसल ये 23 साल की महिला अपने पति और सास ससुर के साथ रहती है। अगस्त में मां बनी ये महिला अपने 15 दिन के बच्चे को फ्रिज में लिटाकर सोने चली गई। फ्रिज में जब बच्चे को ठंड लगी तो बच्चा जोर जोर से रोने लगा। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर जो दादी दूसरे कमरे में सोई थी वो आई कि बच्चा कहां रो रहा है भाई। तो लगा कि तो फ्रिज से आवाज आ रही है। रोने की आवाज के सहारे किचन तक पहुंची वो। दादी ने जब फ्रिज खोला तो भाई वो कांप गई। बच्चे को देखा कि फ्रिज में है बच्चा। बच्चे को तुरंत बाहर निकाला, आनंद फानंद लेकर डॉक्टर के पास गए। बच्चे की जान बच गई। इसके बाद जब परिवार वालों ने बच्चे की मां से पूछा कि बच्चा फ्रिज तक कैसे पहुंचा, तो उसने बताया कि सो नहीं रहा था इसलिए फ्रिज में रख दिया। अब लापरवाही कहें या जानकारी का अभाव या फिर अंधविश्वास, इतना सब होने के बावजूद परिवार वाले ये मानते रहे कि महिला पर भूत प्रेत का साया है। परिवार वाले उस महिला को तांत्रिक के पास लेकर गए, झाड़ फूंक करवाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन फिर हुआ क्या, वो आपको समझना चाहिए। एक मां ने अपने बच्चे को फ्रिज में रखा क्यों, इसका पता तब चल पाया जब परिवार के किसी रिश्तेदार ने उस महिला को डॉक्टर के पास ले जाने की सलाह दी, जिसके बाद परिवार के लोग महिला को लेकर साइकेट्रिस्ट के पास गए। महिला की काउंसलिंग के बाद डॉक्टर ने जो बताया उसे जानकर परिवार वाले और शॉक्ड रह गए। साइकेट्रिस्ट के मुताबिक पीड़ित महिला पोस्ट पार्टम साइकोसिस की शिकार है।
जो प्रेग्नेंट या जो बच्चे को जन्म दे चुकी महिलाओं में होने वाले मेंटल डिप्रेशन की एडवांस स्टेज है। प्रेगनेंसी के दौरान या बच्चे को जन्म देने के बाद कई महिलाएं इस डिप्रेशन से गुजरती हैं, लेकिन जानकारी नहीं होने की वजह से लोग इसे सीरियसली नहीं लेते। डॉक्टर के मुताबिक मुरादाबाद की यह महिला भी बच्चे के जन्म के बाद पोस्टपार्टम साइकोसिस से पीड़ित हो गई, लेकिन घर वालों को उसकी इस बीमारी के बारे में पता ही नहीं चला। इसकी वजह से महिला की बीमारी बढ़ती चली गई और इसी वजह से 5 सितंबर को उसने अपने 15 दिन के बच्चे को फ्रिज में रख दिया, क्योंकि भाई उसको तो पता ही नहीं चल रहा वो क्या कर रही है। फिलहाल इस महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उसकी बीमारी कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, इस पर एक साइकेट्रिस्ट को सुनिए एक बार। तो पोस्टपार्टम साइकोसिस बोलते हैं। बच्चा होने के बाद इस तरीके की सिम्टम्स आ जाते हैं। करीबन 5% लेडीज में इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं, जैसे पोस्टपार्टम ब्लूज कहा जाता है, जिसमें डिप्रेशन होता है, और इससे सीवियर चीज हो जाती है पोस्टपार्टम साइकोसिस। इसमें जो परेशानी रहती है, इसमें ये सीवियर फॉर्म रहती है। इसमें शक और वहम होने लगता है कि ये मेरे बारे में कोई बातें कर रहा है, मेरे बारे में कुछ मुझे मारेंगे। ये शक वहम, ये इतनी सीरियस कंडीशन होती है कि पेशेंट अपने आप को भी मार सकता है, अपने बच्चे को भी मार सकता है और किसी पे भी अटैक कर सकता है। अब यह समझना भी जरूरी है कि कोई महिला प्रेगनेंसी के दौरान या बच्चे को जन्म देने के बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन का शिकार होती क्यों। प्रेगनेंसी और बच्चे के जन्म के बाद शरीर में होने वाले हार्मोनल चेंज, नींद की कमी और तनाव इसकी सबसे बड़ी वजह है। कॉमन कंडीशन में 5 में से 1 महिला पोस्टपार्टम डिप्रेशन का शिकार होती है। चिड़चिड़ापन होना, किसी से बात नहीं करना, अचानक मूड स्विंग होना, बहुत ज्यादा गुस्सा आना इस बीमारी के लक्षण हैं। इससे पीड़ित महिलाएं किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाती, बिना वजह बार बार रोना आता है और अपने बच्चे से उनका लगाव भी नहीं हो पाता। पीड़ित महिलाएं बिना वजह हर किसी पर शक करने लगती हैं, उन्हें हर किसी से खतरा महसूस होने लगता है। और मुरादाबाद वाली घटना में भी साइकेट्रिस्ट ने पीड़ित महिला की काउंसलिंग के बाद बताया कि उसने भी बच्चे की रोने की आवाज को अपने खिलाफ हो रही साजिश मान लिया था, इसलिए उसने ऐसा कर दिया। अब यह भी देखिए कि बच्चे पैदा करने वाली मां के जिन सिम्टम्स की परिवार के लोग अनदेखी करते हैं, वो पोस्टपार्टम साइकोसिस के लिए कितने बड़े खतरे की घंटी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में करीब 10% प्रेग्नेंट महिलाएं और 13% वो महिलाएं बच्चे को जन्म देने के बाद मेंटल डिसऑर्डर का शिकार होती हैं। इसकी शुरुआत डिप्रेशन से होती है और फिर यह सीवियर पोस्टपार्टम साइकोसिस तक पहुंच जाता है। विकासशील देशों में इसकी दर और ज्यादा है। ऐसे देशों में करीब 16% प्रेग्नेंट महिलाएं और करीब 20% वो महिलाएं जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया है इसका शिकार होती हैं। भारत में तो करीब 22% महिलाएं इसका शिकार होती हैं और कई मामलों में जानकारी नहीं होने की वजह से इस बीमारी का पता नहीं चल पाता, जैसा कि मुरादाबाद वाली घटना में हुआ। और इसलिए हमें लगा कि पाठशाला में आपको यह बताना चाहिए कि आपको कोई ऐसी घटना दिखे तो ये मत सोचिए कि कोई तंत्र मंत्र कर दिया है या ये हो गया वो हो गया। भाई ये हो सकता है, किसी को भी ये समझना होगा। जिस पोस्टपार्टम साइकोसिस की वजह से मुरादाबाद में एक मां ने अपने नवजात को फ्रिज में रख दिया, उसका शिकार बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस हो चुकी हैं। इन एक्ट्रेस का इस बीमारी को लेकर क्या कहना है ये भी आप देखिए। ईशा देओल, उन्होंने कहा था कि दूसरी प्रेगनेंसी के बाद अचानक रोने लगती थी, बहुत अजीब लगता था, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाने और चिल्लाने लगती थी। मंदिरा बेदी बच्चे को जन्म देने के बाद उससे जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी, बस रोती रहती थी और अपने शरीर को लेकर अच्छा महसूस नहीं करती थी। सुहा अली खान ने कहा था कि बेटी को रोता देखकर रोने का मन करता था, लगता था कैद हो गई हूं, सब पार्टी कर रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रही। शिल्पा शेट्टी, पहली बार मां बनने के बाद एक बार लगा कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाना काफी थका देने वाला होता है। नेहा धूपिया, बेबी होने के बाद उसका ख्याल रखने से लेकर उसकी जरूरतों तक सब कुछ देखने में मां ही सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड इंसान बन जाती है। यानी बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस वो भी इसका शिकार जो है वो होते हैं, एक्ट्रेसेस शिकार होती हैं, ये सामने आ चुका है। और पुरुष भी इसका शिकार हो जाते हैं। एक नई रिसर्च के मुताबिक पिता बनने वाले 10 में से 1 शख्स को मॉडरेट से लेकर सीवियर पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है। रिसर्च के मुताबिक पिता बनने के दौरान एक पुरुष में भी हार्मोनल और साइकोलॉजिकल बदलाव आते हैं। अचानक मूड स्विंग होना, नींद नहीं आना इसके लक्षण हो सकते हैं। यानी पुरुषों में भी यह हो सकता है। अब आपको एक और आपसे ही जुड़ी बड़ी खबर बताता हूं। एसी में ब्लास्ट की वजह से जो हादसा हुआ, भाई हम आपको बार बार बताते रहेंगे, ऐसी घटनाएं होती रही और इससे बचने के लिए समय समय पर न सिर्फ एसी की सर्विस कराना जरूरी है, वायरिंग चेक कराना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार यह जानलेवा साबित होती है। जैसा फरीदाबाद में एक 4 मंजिला बिल्डिंग के पहले फ्लोर में लगे एसी में जोरदार ब्लास्ट के बाद आग लग गई और देखते ही देखते इमारत की पहली मंजिल पूरी तरह आग की चपेट में आ गई।
पहली मंजिल में लगी आग से निकल रहा धुआं इमारत की ऊपर की मंजिल में भी भर गया, जिसकी वजह से दूसरी मंजिल में रहने वाले 4 लोगों के परिवार में से 3 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। एसी में हुए ब्लास्ट की वजह से लगी आग इतनी भीषण थी कि फ्लैट के अंदर रखा पूरा सामान, आप देखिए ना बॉस, एकदम खत्म हो गया है, जल गया। हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए, फिर बताऊंगा कि पहली मंजिल में एसी ब्लास्ट के बाद लगी आग ने दूसरी मंजिल में रह रहे परिवार को कैसे चपेट में लिया। एसी में लगातार ब्लास्ट हुए हैं और एसी की कंडीशन आप देख सकते हो, जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है, जिस तरीके से ऐसा लगता है कि जैसे कोई बम फटा हो, देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है, उस ब्लास्ट के बाद जो है घर का सामान पूरी तरीके से जल के जो है खाक हो चुका है। एक बार तस्वीरें आप उधर भी दिखा देते हैं, जो सामने अलमारियां जो है पूरी तरीके से फूक गई हैं। छतों को आप साफ तौर पर देख सकते हैं, इस तरीके से पंखा जो है, देखिए मोटर बची, इसकी खाली बची है और पूरा घर का सामान जो है वो जलकर खाक हो चुका है। आग लगने की जानकारी मिलने के बाद फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद फैमिली के लोग जान बचाने के लिए बाहर भागे। तब पता चला कि ऊपर के फ्लोर में पूरा परिवार फंसा हुआ था। आग पहली मंजिल पर लगी थी, लेकिन उसका धुआं दूसरी मंजिल में भर गया था। चश्मदीदों के मुताबिक बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर सचिन कपूर अपने परिवार के साथ रहते थे। आग लगने का पता चलने पर सचिन कपूर अपनी पत्नी, बेटी और बेटे को लेकर जान बचाने के लिए छत की ओर भागे, लेकिन छत का गेट बंद था, जिसके बाद पूरा परिवार फिर से नीचे की तरफ दौड़ा। उस दौरान धुआं अधिक होने की वजह से सचिन कपूर, उनकी पत्नी और बेटी बेहोश हो गए और दम घुटने से उनकी मौत हो गई। नीचे कूदने की कोशिश में सचिन कपूर का बेटा आर्यन बालकनी से लटक गया, जिसे पड़ोसियों ने कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे के शिकार हुए परिवार के पालतू कुत्ते की भी दम घुटने से मौत हो गई।